वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा जरा, मैं आपको डिटर्मिनेंट एरर के टाइप बता रही हूँ। वीडियो 1 का पार्ट 1 कवर कर दिया, पार्ट 2 कवर कर रही हूँ, पार्ट 3 कवर कर रही हूँ। ऐसे डिटर्मिनेंट एरर के जितने टाइप है मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में कवर करवाऊंगी और आपको डेफिनेटली वो समझ में आएंगे, राइट। तो देखिएगा जरा, डिटर्मिनेंट एरर क्या होती है ये तो आपको पता है, मैं हर वीडियो में आपको बताती चली आ रही हूँ। जिन एरर्स को मैं पता कर सकती हूँ, यानी मेरा रिजल्ट गलत क्यों आया है इसका कारण मैं पता कर सकती हूँ, किस एरर के कारण आया है ना। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया है कि इंस्ट्रूमेंट खराब है यदि, और उसके कारण मेरा रिजल्ट गड़बड़ाया है, तो मैं पता कर सकती हूँ मेरा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए मेरा रिजल्ट सही नहीं आया है। तो ऐसी एरर जिनको पता किया जा सकता है वो कैसी एरर होती है? डिटर्मिनेंट एरर होती है, राइट। अब डिटर्मिनेंट एरर के कितने, ये 10 टाइप हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। बार बार हर वीडियो में बता रही हूँ, ये चीज मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको ये पता रहे कि मैं कंटिन्यू पार्ट ही कर रही हूँ। आप लाइन वाइज लाइन वीडियोस को देखेंगे तो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डेफिनेटली क्लियर होगी, राइट। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने क्या कवर करा दिया? एब्सोल्यूट एरर कवर करा दिया, रिलेटिव एरर कवर करवा दिया। आज मैं छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रोपोर्शनल एरर कवर करवाऊंगी। क्या कवर करवाऊंगी? केवल प्रोपोर्शनल एरर कवर करवाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये कभी कभी टिपिकल पड़ जाता है। फिर अपन दो दो एरर लेंगे, जैसे ऑपरेशनल और पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल और रिएजेंट एरर। आप देखिए, घबराइए नहीं इनके नाम से, आप लाइन वाइज लाइन पढ़ते चले जाइए, भले 10-10 मिनट रोज देखिए। 10 मिनट का वीडियो देखिए, आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर क्लियर हो गई। फिर आपने 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखा, प्रोपोर्शनल एरर क्लियर हो गई। फिर आपने 10 मिनट का वीडियो देखा, ऑपरेशनल और पर्सनल एरर क्लियर हो गई। तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कौन सा प्रोपोर्शनल एरर क्या होती है, राइट। अब हम समझते हैं क्या प्रोपोर्शनल एरर। प्रोपोर्शनल एरर क्या होती है मुझे समझना है। इन्हें कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा होगा। अब ये प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा होगा मतलब आप समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल है ना, एक सैंपल है, मान लीजिए कॉपर है मेरे पास, है ना। यानी मेरे पास क्या है? 100 mg कॉपर है ना। अब 100 mg कॉपर में यदि 2 mg, देखिएगा जरा, 100 mg क्या प्रेजेंट है मेरे पास? कॉपर है, कॉपर का ये सैंपल प्रेजेंट है 100 mg का, राइट। बट इस सैंपल में क्या है? इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज मतलब कॉपर के अलावा भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो प्रेजेंट है? आयरन, ठीक है। तो ये जो मेरे पास सैंपल प्रेजेंट है ना कॉपर का, इसमें इम्प्योरिटीज की फॉर्म में होना तो कॉपर ही कॉपर चाहिए, मुझे तो कॉपर चाहिए, राइट। तो इसमें कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है? आयरन की। आयरन कितना प्रेजेंट है इस 100 mg में? 2 mg। 2 mg क्या है? आयरन। तो ये क्या हो गई? इम्प्योरिटीज। अब प्रोपोर्शनल से मतलब समझिए, जब मैंने 100 mg कॉपर लिया तो उसमें आयरन की इम्प्योरिटीज कितनी है? यदि इम्प्योरिटी है किसी सैंपल में, कॉपर के अलावा कुछ प्रेजेंट है, तो एरर ही तो है, मिस्टेक है ना, गलती है। वो तो पूरा कॉपर होना चाहिए, लेकिन उसमें आयरन भी प्रेजेंट है, तो वो इम्प्योरिटीज है, वो एरर है। तो वो कौन सी एरर है देखते हैं। तो क्या करेंगे अपन, अभी कॉपर का कितना सैंपल लिया? 100 mg लिया, तो इसमें इम्प्योरिटी कितनी निकली? आयरन की 2 mg। अब मैं सैंपल का साइज थोड़ा सा बढ़ा के देखती हूँ। मान लीजिए मैंने कर दिया 200 mg। अब मैंने कॉपर का सैंपल लिया 200 mg। तो अब बताइए आयरन की इम्प्योरिटीज कितनी होगी? 100 mg में 2 mg, तो 200 में 4 mg। यानी कि जैसे मैं सैंपल का साइज बढ़ा रही हूं ना, ये देखिए प्रोपोर्शनली इंप्योरिटीज बढ़ रही है। ये इंप्योरिटीज ही क्या है? एरर है, मिस्टेक है। आयरन होना नहीं चाहिए कॉपर में, बट है, तो इंप्योरिटीज है, एरर है। इसको प्रोपोर्शनल एरर क्यों बोला? जैसे ही मैंने सैंपल का साइज बढ़ाया, कितना? 200 mg किया, तो प्रोपोर्शनली एरर भी बढ़ गई। एरर बढ़ गई मतलब क्या हो गया? आयरन की क्वांटिटी बढ़ गई। आयरन की क्वांटिटी बढ़ना मतलब एरर यानी गलती बढ़ना है। मुझे तो आयरन चाहिए नहीं, मुझे तो कॉपर चाहिए, तो इसीलिए इसको क्या बोला था? प्रोपोर्शनल एरर। जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे हमारी एरर इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। अब मान लीजिए मैंने इसको 300 mg कर दिया। अब की बार मैंने सैंपल कितना ले लिया? 300 mg कॉपर। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। अभी आपको टाइट्रेशन से समझाऊंगी फिर, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 300 mg कॉपर ले लिया। 100 mg में कितने आयरन? 2 mg। 200 mg में कितना? 4 mg। तो 300 mg में कितना होगा? 6 mg होगा।
हर 100 mg पे कितना mg आयरन है? 2 mg का आयरन है। तो 200 पे 4 mg, 300 में कितने 100 हो गए? 300। तो हर 100 पे कितना mg? 2 mg। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 मिलीग्राम। यानी अब देखिए, जैसे जैसे मैं सैंपल का साइज बढ़ा रही हूं वैसे वैसे क्या होगा? आयरन बढ़ता चला जा रहा है, जो एक इम्प्योरिटीज है। इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनली इंक्रीज होना एरर का। प्रोपोर्शनल एरर, देखिए प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैं सैंपल का साइज बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे क्या हो रही है? आयरन की इम्प्योरिटीज भी बढ़ती जा रही है। जब 100 mg लिया तो 2 mg, जब 200 mg लिया तो 4 mg, जब 300 mg लिया तो 6 mg। तो जैसे जैसे मैं सैंपल का साइज बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आयरन की इम्प्योरिटीज यानी प्रोपोर्शनल आयरन की इम्प्योरिटीज यानी एरर बढ़ती चली जा रही है प्रोपोर्शनली। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाया वैसे वैसे एरर प्रोपोर्शनली बढ़ती चली गई। ठीक है, तो क्या हो गया? इसी एरर को क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल एरर। तो ये तो कॉमन एग्जाम्पल हो गया जो मैं आपको अभी समझाऊंगी भी सही और लिखवाऊंगी भी सही। बट एक एग्जाम्पल, रुकिएगा आप जरा। बट एक एग्जाम्पल मैं आपको टाइट्रेशन का देती हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा है? टाइट्रेशन का पढ़ा है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। और लिखना क्या है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए, पहले तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑब्जर्व, पीई का मतलब है प्रोपोर्शनल एरर, प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज विथ कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट इन द सैंपल साइज। ठीक है, ऑब्जर्व दैट प्रोपोर्शनल, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्रोपोर्शनल एरर है, जैसे जैसे सैंपल का साइज कंसिस्टेंट बढ़ाया, अभी मैंने 100 mg कॉपर लिया था, फिर 200, फिर 300। ठीक है, तो एरर मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटीज बढ़ गई, मिस्टेक बढ़ गई, मुझे आयरन चाहिए ही नहीं था, मुझे आयरन मिल गया। ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा? प्रोपोर्शनल एरर बढ़ती चली जाएगी। यानी प्रोपोर्शनल एरर किस पे डिपेंड है? सैंपल के साइज पे डिपेंड है। प्रोपोर्शनल एरर किस पे डिपेंड है? सैंपल के साइज पे डिपेंड है। अब मैं आपको दोबारा एक टाइट्रेशन से समझाती हूँ। टाइट्रेशन क्या होती है तो आपको मालूम ही होगा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं NaOH की टाइट्रेशन कर रही हूँ, किससे? HCl से, है ना। HCl ले रही हूँ बीकर में, NaOH ले रही हूँ किसमें? ब्यूरेट में। ठीक है ना, समझिए आप ध्यान से। HCl ले रही हूँ बीकर में, NaOH ले रही हूँ ब्यूरेट में। जब NaOH और HCl की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2। जब NaOH और HCl की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2, है ना। यानी इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? 1 या 2, कुछ नहीं, इसका एक मोल और इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मुझे तो टाइट्रेशन करनी है और मुझे एरर पता करना है कि टाइट्रेशन का कनेक्शन कैसे है प्रोपोर्शनल एरर से। ठीक है, 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगी, एक तो टाइट्रेशन का एग्जांपल दूंगी, एक ये कॉपर का भी आपको दोबारा समझाऊंगी मैं पूरा सीरीज से, राइट। तो अब देखिएगा, HCl मैंने मान लीजिए 10 ml लिया, 10 ml बीकर में क्या ले लिया? HCl। अब NaOH गिराना स्टार्ट किया किससे? ब्यूरेट से। धीरे धीरे NaOH और HCl में रिएक्शन होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ब्यूरेट में हम NaOH कितना लेते हैं? 50 ml तक लेते हैं, राइट। होती जाएगी, होती जाएगी, एक पॉइंट आएगा कि HCl पूरा 10 ml खत्म हो जाएगा। ठीक है, HCl पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि NaOH हम गिराते जा रहे हैं, तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? HCl से रिएक्ट करता चला जाएगा। और HCl कम है, मेरे पास 10 ml ही है और ये तो मैंने 50 ml तक भरी है, राइट। तो वो पॉइंट जहां HCl खत्म हो जाएगा उसको एंड पॉइंट बोलते हैं, ये तो मुझे पता है, राइट। तो वो वॉल्यूम मुझे नोट करना होता है जहां पे HCl खत्म हो गया। ठीक है ना, कंप्लीटली खत्म हो गया। मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ हल्का सा समझा रही हूँ। तो मान लीजिए 10 ml HCl के लिए NaOH कितना ml? 10 ml को HCl को खत्म करने में, कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने में, न्यूट्रलाइज करने का मतलब आप ये समझ लीजिए खत्म करने में 10 ml NaOH लगता है। मतलब थ्योरेटिकली तो मैंने आपको बता दिया कि इस 10 ml HCl को खत्म करने में भाई 10 ml NaOH लगेगा।
पर जब आपने जाके प्रैक्टिकल किया ना तो आपने देखा कि यहाँ पे 10.2 ml लग रहा है, 10 ml HCl को कंप्लीट खत्म करने में NaOH के, है ना। अब 10.2 ml लग रहा है, मतलब कितने ml की, लगना 10 ml ही चाहिए, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो कितने ml की एरर हो गई यहाँ पे, 2 ml, 0.2 ml की क्या हो गई एरर, है ना। यानी कि 10 ml HCl को कंप्लीट न्यूट्रलाइज या खत्म करने में 10 ml NaOH लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना जब मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, 10.2 ml, यानी 0.2 ml की कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो वो एरर क्या हो गई 0.2 ml, यानी हर 10 ml पे 0.2 ml गड़बड़ आ रहा है। 10 ml पे कितना गड़बड़ आ रहा है, 0.2 ml। तो अब देखिए, यदि मैं इस HCl को बढ़ा के कर देती हूँ 20 ml, कितना कर दिया मैंने 20 ml, अब NaOH कितना लगना चाहिए, 20 ml लगना चाहिए, लेकिन हर 10 ml पे कितना ज्यादा लग रहा है, ध्यान से समझिए आप, 10 ml पे कितना ज्यादा लग रहा है, 0.2 ml ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो वहीं 20 ml पे कितना लग जाएगा, 20 ml, जब हम 20 ml के लिए 20 ml NaOH लगना चाहिए, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू कितनी आई, 20.4 आई, यानी एरर कितनी की आ गई, 0.4 की। जब मैंने 10 ml सैंपल लिया, जब मैंने HCl 10 ml लिया, तो यहाँ पे एरर कितने की आई, 0.2 ml की। जब मैंने सैंपल 20 ml लिया तो एरर कितने ml की आई, 0.4 ml की। हर 10 ml पे 0.2 ml की गड़बड़ बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए 20 ml पे कितनी आ गई, फिर 0.2 ml की गड़बड़ आ गई, इसलिए यहाँ पे 0.4 आ गया। फिर यदि मैं 30 ml ले लूंगी तो कितने की गड़बड़ आ जाएगी, 30 ml मतलब कितनी बार, 10 ml हो गया, 3 बार, 10 10 10, तो 20.6 आएगा, यानी 0.6 ml की गड़बड़ आ जाएगी। तो देखिए, जैसे जैसे मैं इस HCl का सैंपल का साइज बढ़ा रही हूँ, पहले 10 ml लिया, फिर 20 ml लिया, फिर 30 ml लिया, तो मेरे प्रपोर्शनली क्या इंक्रीज हो रही है, एरर भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 0.2 ml की गड़बड़ आई, यहाँ पे 0.4 ml की गड़बड़ आई, और यहाँ पे 0.6 ml की गड़बड़ आई, राइट। और आपको और इजी वे में इस टाइट्रेशन को समझना है तो देखिए, और इजी वे में मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिएगा जरा, मान लीजिए कि आना 10 ml चाहिए और 20.1 ml आता है, तो कितनी गड़बड़ होती है, 0.1 ml की गड़बड़ होती है। इसका मतलब अब मैं 20 ml लूंगी तो कितने की गड़बड़ हो जाएगी, तो कितना आएगा, 20.2 आएगा, यानी 0.2 ml की गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं यहाँ मान लो 30 लूंगी तो कितना आएगा, 30.3 आएगा, यानी 0.3 ml की गड़बड़ हो जाएगी। यानी जैसे जैसे मैं सैंपल साइज बढ़ा रही हूँ तो फर्स्ट सैंपल में जो गड़बड़ आई है उसके प्रपोर्शनल में ही एरर आती चली जा रही है। जैसे जैसे मैं सैंपल का साइज बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे एरर भी इंक्रीज होती चली जा रही है प्रपोर्शनली। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रपोर्शनल एरर बोला जाता है। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए जरा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया वो लिख दिया है बस, ताकि आप भी एग्जाम लिख सकें, राइट। तो 10 ml HCl को टाइट्रेशन करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml NaOH की जरूरत है, 10 ml NaOH की। बट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज उस सैंपल में कुछ ना कुछ इम्प्योर होगा। मैंने अभी आपको बताया वैल्यू कितनी आई, 10.2 आ गई, मतलब देन ऑब्जर्व्ड एरर हमारी कितनी हो गई, 0.2 ml हमारी एरर हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने 10 ml को क्या कर दिया था, अभी मैंने आपको बताया था 20 ml कर दिया था। जब 20 ml कर दिया था तो एरर मेरी कितनी आई थी, 20.4 आई थी ना। तो हेयर वैल्यू ऑफ एरर चेंज, जैसे ही मैंने सैंपल का साइज बढ़ाया 10 ml से 20 ml किया तो एरर कितनी चेंज हो गई, 0.2 ml से 0.4 ml हो गई चेंज, ठीक है। तो द एरर इंक्रीज प्रपोर्शनली बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं सैंपल साइज बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, मेरी एरर बढ़ रही है। Thus such type of error known as proportional error। तो आप लिखेंगे क्या, एक्सप्लेन तो मैंने सब कर दिया, जो फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखाया था इसके पहले जो अभी कराया था कि सैंपल साइज पे डिपेंड होती है, मैंने सारा आपको टाइट्रेशन वाला एक्सप्लेन कर दिया। ये टाइट्रेशन वाला आप लिख लीजिए तो पूरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉपर वाला मैं आपको नहीं करा रही हूँ, यदि आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी दे दूंगी।
बट क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एरर, तो आप प्रोपोर्शनल एरर इतना लिख देंगे, वो भी आपके लिए बहुत होगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।